India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धर्म संसद हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को किया नोटिस जारी। अलीगढ़ सभा पर रोक के लिए राज्य सरकार को देने का निर्देश। शराबबंदी ने कारण केसों के अंबार ने नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, शराबबंदी केसों ने अदालतों का दम घोंट रखा है। हाई कोर्ट के 15 जज सिर्फ सुन रहे हैं शराबबंदी केस। जमानत के खिलाफ दायर 40 याचिका खारिज। पीएम सुरक्षा चूक मामले में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में टीम गठित। एनआईए और पंजाब पुलिस भी जांच कमेटी में शामिल। कमेटी जांच करेगा कि सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन है जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने की दहेज पर सख्त टिप्पणी। कहा, घर बनाने के लिए पैसे मांगना भी दहेज की मांग। पुत्रवधू से सास की क्रूरता गंभीर आरोप। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। हरिद्वार धर्म संसद और दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। एक याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून और संविधान का हनन हुआ है। वैसे कोर्ट ने अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने से मना किया और राज्य सरकार को ज्ञापन देने को कहा। याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठन के निर्देश देने की भी मांग की गई है। हरिद्वार धर्म संसद और दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि इन कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भरी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से याचिका पर जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अलीगढ़ में 23 जनवरी को होने जा रहे धर्म संसद पर अपनी तरफ से रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन दे। पत्रकार कुर्बान अली याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच के सामने लगा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि इन कार्यक्रमों में जो कुछ भी हुआ वह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। इन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। सिब्बल ने ये भी कहा कि कोर्ट उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करे, ये पूछे कि उसने मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसे हम सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने लंबित है। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि क्या हम ये सुनवाई कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने वालों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के मॉब लिंचिंग दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। यदि उन निर्देशों को लागू किया जाता तो धर्म संसद हेट स्पीच केस में कार्रवाई होती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया। याचिका में कानून के कई मसलों को उकेरता है। क्या पुलिस अधिकारी उचित कार्रवाई करने में विफल रहे? क्या पुलिस के ढुलमुल रवैये से किसी वर्ग को नुकसान पहुंच सकता है?
क्या पुलिस की ढील पूनावाला केस के दिशा निर्देश के खिलाफ है? क्या हेट स्पीच संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दी गई संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है? पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश ने याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच के लिए विशेष जांच दल से निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों की जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए उचित दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पटना हाई कोर्ट के 15 जज याचिकाओं को निपटाने में ही लगे हैं, सारा काम ठप हो गया है। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के आरोपियों की जमानत के खिलाफ दायर 40 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार की शराबबंदी मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने 40 याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शराबबंदी के मामलों ने अदालतों का दम घोट रखा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इन मामलों ने पटना हाई कोर्ट के कामों को रोक रखा है। इन मामलों के चलते हाई कोर्ट के 15 जज केवल इन मामलों की ही सुनवाई कर रहे हैं और किसी अन्य मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों की अग्रिम और नियमित जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। पीठ ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपियों से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कारण के साथ जमानत आदेश पारित करना सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि आप जानते हैं कि इस कानून ने पटना उच्च न्यायालय के कामकाज पर कितना प्रभाव डाला है और यहाँ एक मामले को सूचीबद्ध करने में 1 साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब से संबंधित जमानत मामलों से भरी पड़ी हैं। ये टिप्पणी काफी महत्व रखती है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक समारोह में बिहार शराब निषेध कानून का उल्लंघन किया था और कहा था कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य की अदालतों और उच्च न्यायालय में बहुत सारे जमानत आवेदन दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा था कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी सीधे तौर पर अदालतों को अवरुद्ध कर सकती है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि शिकायत ये है कि उच्च न्यायालय ने कानून के गंभीर उल्लंघन में शामिल आरोपियों को बिना कारण बताए जमानत दे दी है, जबकि कानून में इसके तहत गंभीर अपराधों के लिए 10 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि तो आपके हिसाब से हमें सिर्फ इसलिए जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपने कानून बना दिया है। पीठ ने तब हत्या पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का हवाला दिया और कहा कि जमानत और कभी-कभी इन मामलों में अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत भी दी जाती है। पीठ ने राज्य सरकार के मुकदमे को आगे बढ़ाने को कहा क्योंकि उसने पूरी जांच करने के बाद इन मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है। बिहार में शराबबंदी से जुड़ी लगभग 20,000 जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में लंबित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। यहां जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। उनके साथ एनआईए के डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पीएम के दौरे से जुड़े सारे रिकॉर्ड जांच कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को देने के लिए कहा है। कमेटी के विचार के लिए बिंदु होंगे सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन लोग और किस हद तक जिम्मेदार हैं, साथ में आवश्यक सुरक्षा के उपचारात्मक उपाय और संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा पर सुझाव भी मांगा गया है। उधर पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी थी। राज्य ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल की अगुवाई में गृह सचिव अनुराग वर्मा के साथ जांच कमेटी बना दी। वहीं केंद्र ने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी अफसरों के साथ सुरक्षा सचिव की अगुवाई वाली जांच कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो ये दोनों जांच अब बंद कर दी गई। पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब आए थे। उन्हें फिरोजपुर में 42,000 के प्रोजेक्ट्स के नींव पत्थर रखने के साथ चुनावी रैली को संबोधित करना था। मौसम खराब होने की वजह से पीएम सड़क मार्ग से रवाना हुए थे। हालांकि प्यारेड़ा गांव पहुंचने पर उन्हें फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग को भी दहेज बताते हुए अपराध माना है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, दहेज शब्द को एक व्यापक अर्थ के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए ताकि एक महिला से किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे संपत्ति के संबंध में हो या किसी भी तरह की मूल्यवान चीज। निचली अदालत ने इस मामले में मृतक के पति और ससुर को आईपीसी की धारा 304B आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न के तहत दोषी ठहराया था। ये पाया गया आरोपी मरने वाली महिला से घर बनाने के लिए पैसे मांग रहा था जो उसके परिवार के सदस्य देने में असमर्थ थे। इसे लेकर महिला को लगातार परेशान किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग को दहेज की मांग के रूप में नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए पीठ ने कहा, विधायकी के इरादे को विफल करने वाली कानून के किसी प्रावधान की व्याख्या को इस पक्ष में छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कानून के माध्यम से हासिल की जाने वाली वस्तु को बढ़ावा न दे। धारा 304B के प्रावधान समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने और जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए है। एक अन्य दहेज प्रताड़ना में आत्महत्या मामले में सास की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक महिला ही दूसरी महिला को ना बचाए तो ये गंभीर अपराध है। कोर्ट ने सास को दोषी ठहराते हुए 3 महीने की सजा सुनाई। पीठ ने कहा, यह बेहद भयावह स्थिति है जब एक महिला अपनी ही बहू पर इस कदर क्रूरता करे कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। रजिस्ट्री अधिकारियों को शीर्ष अदालत ने नियमों को अच्छी तरह जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी में नोटिस जारी दिया है जिसमें कहा गया था कि पत्नी की जानकारी के बिना टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने माना था कि फैमिली कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में एक गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन बातचीत स्वीकार्य नहीं होगी। ये नोटिस जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अंकित स्वरूप ने तर्क दिया कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे अन्य अधिकारों और मूल्यों के संदर्भ में संतुलित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 में निर्धारित अपवाद का उल्लेख करते हुए ये तर्क दिया गया कि तलाक की डिग्री की मांग करते हुए वैवाहिक कार्रवाई में विवाहित व्यक्तियों के बीच संचार का खुलासा किया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि वैवाहिक मामलों में क्रूरता, मानसिक क्रूरता का आरोप शामिल है। पक्षकारों को द्वारा और जनता की नजर से दूर कोर्ट रूम में उन मुद्दों और घटनाओं को फिर से बनाने के लिए बाध्य किया जाता है जो अन्यथा वैवाहिक घर और शयन कक्ष तक सीमित थे। हालांकि सावधानी की बात के रूप में अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रिकॉर्ड किए गए ऐसे साक्ष्य की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के रूप में खुद को संतुष्ट किए बिना ऐसे सबूतों पर भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता का प्रयास केवल उन घटनाओं और क्रूरता को साबित करना है जो पत्नी द्वारा उस पर की गई थी। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें पति द्वारा रिकॉर्ड की गई फोन पर हुई बातचीत की सीडी को सबूत के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पूर्वव्यापी कार्रवाई वाले संशोधन का प्रभाव अगर मौजूदा नियमों के जरिए किसी कर्मचारी को पहले से उपलब्ध लाभ को छीन लेता तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि इस तरह के पूर्वव्यापी संशोधन से एक कर्मचारी को उसके निहित या अर्जित अधिकारों से वंचित कर देगा और इसकी अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों के एक समूह में दिया गया था जिसने एक बैंक के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस मामले में प्रतिवादी पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड चंडीगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारी और सदस्य थे। इस प्रकार यदि किसी कर्मचारी को पहले से ही किसी विशेष वेतनमान में पदोन्नत या नियत किया गया है और इसे पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया है तो ये अनुमेय नहीं हो सकता और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। अदालत ने स्पष्ट किया
कोच ने अपीलकर्ता बैंक की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसके पास पेंशन देने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भगौड़े दंपति के उत्पीड़न के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई जांच में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के एक आखिरी मौका दिया। परिवार की मर्जी के खिलाफ एक महिला से शादी करने वाले दिल्ली के शख्स के पिता और भाई को यूपी पुलिस ने अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं दंपति ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस को बताए बिना उनके दिल्ली स्थित आवास से की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले अदालत को सूचित किया कि उसने संबंधित एसएचओ और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि यूपी पुलिस को केवल ये देखना कि क्या संबंधित अधिकारी दिल्ली आए थे और दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा। इस पर न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। इस याचिका में केवल एक ही सवाल बचा था कि क्या पुलिस अधिकारी दिल्ली आए और दोनों व्यक्तियों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया। इसकी जांच में 2 दिन से अधिक समय नहीं लगता है। तदनुसार मामले में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस को 2 दिन का समय दिया गया। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को करेगी। कोर्ट ने पहले कथित आचरण के लिए यूपी पुलिस को फटकार लगाई। यूपी पुलिस ने हालांकि दावा किया कि आरोपियों को यूपी के शामली जिले के एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें बार-बार धमकियां मिल रही थीं और उस व्यक्ति के पिता और भाई और यूपी पुलिस को पिछले 1.5 महीने से उनके ठिकाने का पता नहीं चला है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या उसने कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना शुरू करने की मांग करते हुए 10 दिवसीय पदयात्रा आयोजित करने के लिए कोई उचित अनुमति ली है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने नागेंद्र प्रसाद एवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक दल को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया है कि क्या उक्त रैली में वे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया और एसओपी का पालन करने के लिए उनके द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं और एसओपी के उल्लंघन के मामले में वे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं। अदालत ने इसके अलावा राज्य सरकार को अगली तारीख यानी 14 जनवरी को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है कि कैसे और क्यों रैलियां, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित रैली की जारी रखने की अनुमति दी जा रही है और राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी को ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी के वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएस पोन्नान्ना की उपस्थिति के लिए 1 दिन के आवास की मांग की। एडवोकेट श्रीधर प्रभु के माध्यम से दायर जनहित याचिका में राज्य के अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक रैलियों, धरने और विरोध की अनुमति नहीं देने और कांग्रेस को कोविड ओमिक्रॉन के बीच पदयात्रा आयोजित करने और जारी रखने से रोकने के लिए आदेश या निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी के आदेश के तहत पहले ही ऐसी किसी भी रैलियां, धरने या लोगों के इकट्ठा होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। मंडलायुक्त रामनगर जिले के राजनीतिक दल को नोटिस जारी कर सूचित किया कि पदयात्रा आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है और वे ऐसी कोई रैली नहीं करेंगे। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.